देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ में हूं तुषार शर्मा। राजस्थान के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। भरतपुर में मजदूरों को नहीं मिल रही मेहनत की कमाई, ठेकेदार की शिकायत करने से भी लग रहा डर। गहलोत बनाम पायलट की जंग में किसकी होगी जीत, सबसे बड़ा सवाल। इंदिरा रसोई के बर्तनों को सुअर के चाटने का वीडियो हुआ वायरल, बीजेपी के निशाने पर आई कांग्रेस सरकार। रिश्वत की बाट पर फूटा बीजेपी सांसद सीपी जोशी का गुस्सा, सरकारी कर्मचारियों को जड़ा थप्पड़, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक न घोषित करने पर नाराजगी, कांग्रेस और बीटीपी की प्रतिक्रिया आई सामने। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 जुलाई 2021 से मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 3 वर्गों में लागू की है, जिसमें अकुशल, अर्धकुशल और कुशल मजदूरों के लिए अलग अलग न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। अकुशल मजदूरों को 6,734 रुपए, अर्धकुशल को 7,046 रुपए और कुशल को 7,358 रुपए सरकार की सभी संस्थानों में, चाहे वो किसी भी ठेकेदार द्वारा लगाए गए मजदूर हों या किसी संस्थान के द्वारा लगाए गए मजदूर हों, न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से उनको भुगतान किया जाएगा। भरतपुर संभाग के सबसे बड़े आरबीएम अस्पताल के ठेकेदार द्वारा जो ट्रॉली, पुलर और गार्ड लगाए गए हैं, सभी अकुशल लगाए गए हैं और अकुशल मजदूरों की सरकार द्वारा 6,734 रुपए न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना लागू किया गया है। लेकिन भरतपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में ट्रॉली पुलर को सरकार द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता, जिससे मजदूरों का शोषण हो रहा है। अस्पताल में ट्रॉली पुलर का कार्य कर रहे मजदूर, चाहे महिला हो या पुरुष, का शोषण हो रहा है। किसी मजदूर को 4,500 तो किसी को 4,800 रुपए का भुगतान दिया जा रहा है, जबकि उनको कम से कम पीएफ काटकर 5,900 रुपए का भुगतान करना चाहिए। कई ट्रॉली पुलर ने बताया कि साहब, अस्पताल में मजदूरों का शोषण हो रहा है। यहाँ मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती और सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी 6,734 रुपए निर्धारित की गई है, जिसमें से पीएफ 12% काटकर नगद ट्रॉली पुलर को मिलना चाहता है। और बता दें, लेकिन ठेकेदार द्वारा मात्र 4,500 रुपए और किसी को 4,800 रुपए प्रति माह देकर मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। गरीब मजदूरों का कहना था कि अगर इनका शिकायत करेंगे तो ठेकेदार हमको काम से हटा देंगे। इसी के डर से कहीं शिकायत नहीं करते हैं वो लोग। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। 4 साल के कार्यकाल में सरकार कई बार अस्थिर होती दिखाई दी और 2018 के विधानसभा चुनाव की जीत के बाद मुख्यमंत्री के पद के लिए गहलोत और पायलट आमने सामने हो गए। राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ने यहां पर भी बाजी मारी। शपथ ग्रहण समारोह रखा गया 17 दिसंबर 2018 को। इस दौरान अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वहीं सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए कार्यभार संभाला। ज्योतिष के अनुसार जानते ही बता दें आपको कि सीएम गहलोत के कुंडली में ऐसे कौन से राजयोग हैं जिसके कारण लगातार सत्ता पर काबिज होकर राज कर रहे हैं। वहीं सचिन पायलट की कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह हैं जो राज से दूर रख रहे हैं उन्हें। और अब बता दें, इन सभी सवालों के जवाब के लिए पंडित सुरेश श्रीमाली से खास बातचीत में पता चला है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार में अस्थिरता के साथ गहलोत और पायलट के बीच टकराव पर विराम लगेगा या बगावत होगी। क्या यह सरकार अपने 5 साल का पूरा करेगी या फिर अस्थिरता के बदले छाएगी? पंडित सुरेश ने बताया कि 17 दिसंबर 2018 को जब राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शपथ ग्रहण की, उस समय चंद्रमा मीन राशि में थे और सीएम अशोक गहलोत की कुंडली में जन्म के समय से हो रही उनकी राशि मीन है और मीन का मतलब है मछली और उसके लॉर्ड माने जाते हैं देवता के गुरु बृहस्पति। उसी कारण अशोक गहलोत राजनीति में धुरंधार माने जाते हैं और कुछ लोग इन्हें जादूगर भी कहते हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति का गजकेशरी योग चंद्रमा के साथ वो भी कर्म स्थान में अशोक गहलोत की कुंडली में है। इसी कारण लगातार उन्हें सत्ता काबिज रखता है, क्योंकि गज का मतलब होता है हाथी और केसरी का मतलब मुकुट। इसके अलावा राहुल और शनि है और इसका दोष अशोक गहलोत की कुंडली में होने की वजह से वो राजनीति के धुरंधर और माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं।
भरतपुर में इंदिरा रसोई के बर्तनों को सुअर चाटने का वीडियो सोशल मीडिया पे आने के बाद राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर बीजेपी ने हमला बोल दिया। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता नेम सिंह फौजदार ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया। उनका कहना है कि अभी तो सुअर बर्तनों को चाट रहे हैं, ना जाने खाने में भी क्या मिलाया जाता होगा। और उन्होंने गरीबों के साथ बहुत बड़ा मजाक और धोखा कहा इसे। और इंदिरा रसोई के लिए बीजेपी नेता ने कड़े नियम बनाने और दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। नगर निगम के मेयर अभिजीत कुमार का कहना है कि मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा है, महारानी जया कॉलेज के पास संचालित इंदिरा रसोई के बर्तनों को सुअर चाटते नजर आ रहे थे। और उन्होंने कहा कि संचालक की लापरवाही की जांच हो रही है। उप निदेशक क्षेत्रीय विस्तार सुरेश यादव का कहना है कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इंदिरा रसोई का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है और संचालक को 3 दिन में जवाब देने को नोटिस भी दिया गया है। कमिश्नर नगर निगम कार्रवाई कर रहे हैं और बता दें, उन्होंने मामले को बहुत गंभीरता से माना है और उन्होंने कहा है कि सभी इंदिरा रसोई को इंस्पेक्शन कराया जा रहा है। संचालन में किसी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंस्पेक्शन के लिए अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है और भरतपुर शहर में संचालित इंदिरा रसोई के लिए आरएसएस और आरएएस अधिकारी को लगाया गया है और सभी अधिकारी इंदिरा रसोई की जांच करेंगे और कमियों को दुरुस्त किया जाएगा। अनियमितताओं मिलने पर संचालक के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इंदिरा रसोई योजना के तहत गरीबों को 8 रुपए में खाना मिलता है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कोरोना महामारी के समय योजना की शुरुआत की थी। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी सांसद सीपी जोशी का एक सरकारी कर्मचारी को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सांसद जोशी ने नारकोटिक्स कर्मी द्वारा कथित वसूली को लेकर एक सरकारी कर्मचारी से पहले बात शुरू की और एकाएक उस सरकारी कर्मचारी को तमाचा जड़ दिया और इस दौरान कई पुलिस और प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। ये पूरा मामला प्रतापगढ़ का बताया जा रहा है। दरअसल प्रतापगढ़ जिले में अफीम पट्टों के नामांतरण के नाम पर रिश्वत मांगने का एक मामला प्रकाश में आया है और इसमें कर्मचारियों द्वारा मांग की जा रही थी कि रिश्वत की शिकायत मिली है। शिकायत मिलने ही चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी नारकोटिक्स कार्यालय प्रतापगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से रिश्वत के मामले में पूछताछ की। इस दौरान जैसे ही एक कर्मचारी ने नामांतरण के नाम पर 5-5 हजार रुपए लेने की बात कही तो सांसद जोशी गुस्से में आ गए और उन्होंने अधिकारियों की मौजूदगी में उसे कर्मचारियों को थप्पड़ जड़ दिया। सांसद सीपी जोशी द्वारा किए गए इस निरीक्षण और थप्पड़ मारने की घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है। बताया गया है कि ये कार्मिक ठेका कर्मी है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई। मानगढ़ धाम को जो आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है, वहीं ये सभा बीजेपी के लिए 3 राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के आदिवासी वोटरों को रिझाने के लिए मानी जा रही है। और इस सभा से सभी को सबसे बड़ी उम्मीद थी कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। अब ऐसे में विरोधी पार्टियों के नेताओं ने इस पॉइंट को पकड़ लिया और विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि 100% उम्मीद थी कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय या शहीद स्मारक घोषित किया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। इससे क्षेत्र के लोगों ने दूरी बना ली है और मान को बड़ा आघात पहुंचा है। और इधर संस्कृति राजमार्ग अर्जुन राम मेघवाल ने, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया, उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यह सभा मानगढ़ धाम के विस्तार और विकास के लिए थी। मानगढ़ धाम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासियों के आस्था का केंद्र है। इसी कारण चारों राज्यों को इसके विकास के लिए आगे आने की अपील की गई थी। और भारतीय ट्राइबल पार्टी, जिससे इसके क्षेत्र में काफी समर्थक है और पार्टी का दबदबा भी है। इस पार्टी के प्रमुख महेश बासवा, जो गुजरात में विधायक हैं, उन्होंने खास बातचीत में बताया है कि देश को आजाद हुए कितने दशक हो गए थे, लेकिन मानगढ़ धाम की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब जब 3 राज्यों के चुनाव पास में हैं, तो अब वोट बटोरने के लिए नेता आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सभा में 3 मुख्यमंत्री थे जिन्होंने भाषण दिया, साथ ही अन्य किसी संस्थान के व्यक्ति ने संबोधित भी किया और कुछ लोगों ने सभा में ही राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की। इसके बाद भी नहीं किया गया। इस सरकार की नीतियां ही खराब हैं। और बात बता दें आपको, बड़ी बात तो ये रही कि गुजरात में इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन पीएम वहां नहीं गए और यहां आ गए। अभी भगवान और शहीदों को नमन करने आ रहे हैं, लेकिन लोगों की कोई नहीं सुन रहे हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
चीज का भाव बढ़ गया है। दूध 5 रुपए से, सेब 30 रुपए से, पेट्रोल का भाव तो बीपी बढ़ा देता है। इस टॉमी का भी भाव बहुत बढ़ गया है। चिल माचा, शुक्र है रैपिडो ऑटो के भाव तो नहीं बढ़े। ऑटोज में सबसे किफायती और आपके घर तक भी बेस्ट प्राइस अश्योर्ड। फॉरगेट मीटर, एंजॉय एवरी किलोमीटर। ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी की कमान संभालने ही चुनाव मोड़ में आ गए हैं और चुनौतियों को देखते हुए खड़गे ने चुनावी रणनीति तैयार की है। रणनीति के अनुसार गुजरात चुनाव में बीजेपी के पीएम मोदी और समिति अमित शाह की जोड़ी को टक्कर देने के लिए अशोक गहलोत और पायलट को मैदान में उतार दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। उस लिस्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है। खास बात यह है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, जो इन दिनों ना तो सत्ता में है और ना ही संगठन में, फिर भी स्टार प्रचारक बनाकर मैदान में उतारा गया है उन्हें। गुजरात, हिमाचल में विधानसभा के अगले महीने चुनाव होने हैं। बता दें, राजस्थान कांग्रेस में चल रहा सियासी घमासान पर विराम लगने के लिए आलाकमान ने मनमुटाव को दूर करने के लिए खास फॉर्मूला अपनाया है और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की कमान संभालते हुए कांग्रेस ने गुजरात, हिमाचल चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में 40 नेताओं के साथ साथ सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के नाम भी शामिल हैं। बारां जिले के केलवाड़ा में बिजली निगम का रिश्वतखोर जुएई रंगे हाथों पकड़ा गया। बता दें कि कॉलोनी निवासी फरियादी ओम प्रकाश ने बूंदी एसपी से रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी और फरियादी पर कृषि कनेक्शन का बिल बकाया था और बता दें, बकाया नहीं देने पर बिजली निगम ने खेत में लगा ट्रांसफार्मर खोल दिया और फरियादी ने ट्रांसफार्मर वापस पाने की गुहार लगाई थी। आरोप है कि बिजली निगम का जेएन विक्रम मीणा ट्रांसफार्मर वापसी के बदलने के बदले 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी रही थी और फरियादी ने रिश्वत की 10,000 रुपए दे दिए थे और बकाया 15,000 की मांग हो रही थी। शिकायत पर एसीबी कोटा के एसपी आलोक श्रीवास्तव की निगरानी में जाल बिछाया गया और एसीबी की बूंदी डीसीपी ज्ञानचंद मीणा ने शिकायत का सत्यापन किया और शिकायत सही पाने जाने पर एसीबी सीआई ताराचंद ने विक्रम मीणा को 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगा हाथ पकड़ लिया और डीएसपी मीणा ने बताया कि शिकायत का गोपनीय सत्यापन करवाया गया था। सत्यापन के दौरान खुलासा हुआ आरोपी जेएन विक्रम मीणा और परिवादी से 10,000 रुपए रिश्वत ले चुका है और बकाया 15,000 मांगे जाने की पुष्टि की गई है। शिकायत की पुष्टि होने के बाद बता दें कि एसीबी बूंदी की टीम ने आरोपी को रिश्वत की बाकी राशि 15,000 रुपए की परिवादी से लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया और आरोपी जेएन ने रिश्वत का सबूत घर के शौचालय में मिटाने का प्रयास किया और टीम पर हमला करके मोबाइल तोड़ दिया। मोबाइल तोड़े जाने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और एसीबी की टीम ने मौके पर शौचालय से रिश्वत राशि बरामद कर ली है। राजस्थान की सियासत में कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी से सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। दिन भर चले गहलोत और पायलट के पलटवार के बीच अब कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह ने एक नया राग छेड़ दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि मंत्रियों को आईएएस अधिकारियों की एसीआर लिखने का अधिकार दिया जाना चाहिए। राजस्थान सरकार ने मंत्री प्रताप सिंह ने कहा है कि राजस्थान में 46,000 मीट्रिक टन गेहूं खराब हो गया। इसके बाद मैंने अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और उन्होंने आदेश दिया कि मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। जो अधिकारी जनता का गेहूं लैप्स करवा दें और उनके खिलाफ जांच के लिए मैंने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा है और जांच होगी इसकी। और उन्होंने आगे कहा है कि मैंने सीएम को भी फोन किया और मैंने कुलदीप रंका को भी इस बात की नाराजगी व्यक्त की है और धीरे धीरे काम नहीं होता है। आप सेक्रेटरी टू सीएम हैं और अगर कहीं गेहूं खराब हो रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई अधिकारी सरकार की अवमानना कर रहा है तो उसके खिलाफ जांच होगी, तभी लोकतंत्र सिस्टम लागू होगा। मैंने सीएम को पत्र लिखा है और आप सभी को एसीआर मत लिखिए और हमें ये अधिकार दीजिए और जब आप मंत्रियों को अधिकार देंगे तभी अधिकार सुधरेगा। और जब आईएएस अधिकारी बात ही नहीं मानेगा तो आप जनता के काम कैसे करवाएंगे।
राजस्थान में उठा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच जारी खींचतान में अब समर्थकों की बयानबाजी तेज हो गई है और इसी कड़ी में गहलोत गुट के माने जाने वाले विधायक और मंत्री महेश जोशी ने बिना नाम लिए सचिन पायलट पर तंज कसा है। महेश जोशी ने कहा कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को अपनी वफादारी साबित करने के लिए किसी के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। उन्होंने जिस विनम्र तरीके से माफी मांगी, उनसे जनता के बीच उनका कद बड़ा हो गया है। हम उन लोगों के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं जो माफी मांगना नहीं जानते। वहीं इससे पहले सचिन पायलट ने कहा था कि पीएम मोदी ने सीएम गहलोत की तारीफ की और जिससे हल्के में ना लिया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने केवल जो बयान दिए हैं, जो बढ़ाइयां की, मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा ही दिलचस्प घटनाक्रम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने इस तरह सदन में गुलाम नबी आजाद की तारीफ की थी और उसके बाद का घटनाक्रम हमने सबने देखा, लिहाजा हमने इस घटनाक्रम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां तक अनुशासनहीनता के खिलाफ कार्रवाई का सवाल है तो मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय मानक और केसी वेणुगोपाल जी को पूरे संज्ञान में है और उस पर भी जल्द कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा राजस्थान में ये जो अनिर्णय का माहौल बना हुआ है, मुझे लगता है कि उसे भी समाप्त करने का समय आ गया है और पार्टी इस दिशा में बहुत जल्द कार्रवाई करेगी। अक्टूबर महीना बीत जाने के बाद अब पूरे राजस्थान में मौसम में बड़ा बदलाव आने का संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और तापमान लगातार धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। इसकी वजह से उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं और राजधानी जयपुर में भी लोगों को ठंड लगनी शुरू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाके में बर्फबारी की वजह से मौसम और ठंडा रहेगा और तापमान में गिरावट आएगी। सर्दी की वजह कश्मीर और हिमाचल में बन रहा नया वेदर सिस्टम भी होगा। अगले हफ्ते से दिन और रात में तापमान में 11 से 17 डिग्री सेल्सियस तक अंतर रह सकता है। मौसम केंद्र जयपुर ने बताया है कि वर्तमान में राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान औसतन के आसपास दर्ज किया जा रहा है और राज्य में अगले एक सप्ताह तक तापमान में कुछ खास उतार चढ़ाव होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि राज्य में मौसम अभी साफ बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं और इससे मौसम शुष्क, आसमान साफ रहने की संभावना जताई जा रही है। अनुमान है कि राज्य में इस पूरे महीने यानी नवंबर में काफी ठंड पड़ने वाली है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुक जाना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक में आपका स्वागत करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि गुजरात में होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन गुजरात में कांग्रेस के पीछे राजस्थान के युवा भी लगे हुए हैं। राजस्थान बेरोजगार महासंघ के बैनर तक विरोध करने वाले युवा पिछले करीब 31 दिनों से राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार है उसका विरोध करने के लिए गुजरात में सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। उनका मकसद है कि राजस्थान कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी गुजरात की जनता के सामने आए और अब इन युवकों ने यह भी तय कर लिया है कि गुजरात में चुनाव है और तब तक नहीं रुकेंगे जब ये सत्याग्रह बेरोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में हो रहा है। सत्याग्रह बेरोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव का कहना है कि हमारे साथ पुलिस द्वारा गलत बर्ताव किया जा रहा है। 30 दिन में 3 बार गिरफ्तार किया जा चुका है। हमें नजरबंद रखा जा रहा है। हम कोई आतंकवाद हैं क्या? और बता दें कि सरकार और उनके मंत्री अन्य जो युवाओं के साथ लिखित वादे किए हैं उनकी ही मांग की जा रही है। सिर्फ यही चाहते हैं कि एक बार सीएम अशोक गहलोत से वार्ता हो जाए और हमारी मांगों को सुना जाए, लेकिन सरकार लाखों युवाओं की नजरअंदाज कर रही है और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। सत्याग्रह बेरोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताया कि गुजरात में चुनाव है और चुनाव होने तक सभी युवा यहीं रहेंगे। आने वाले कांग्रेस नेता से हमारी मांग करेंगे और इसके बाद भी रणनीति बनाई जाएगी। और गुजरात में चुनाव होने के बाद राहुल गांधी की निकल रही भारत जोड़ो यात्रा में जाएंगे और फिर राजस्थान में आएंगे और विरोध करेंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक युवा विरोध करेंगे। और बता दें कि अगले साल राजस्थान में विधानसभा
चुनाव भी होने हैं। नीट यूजी 2022 स्टेट काउंसलिंग कमेटी ने राजस्थान के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए राज्य स्तरीय काउंसलिंग के प्रथम राउंड का सीट अल्टीमेटम सोमवार को देर रात जारी कर दिया। बता दें, करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया है कि राजस्थान राज्य स्तरीय 85% कोटे में सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स के लिए जनरल कैटेगरी बॉयज की क्लोजिंग रैंक 10,539, जनरल कैटेगरी गर्ल्स की क्लोजिंग रैंक 10,526 रखी गई है। तो ये मामला सामने आया है जिसमें ये रैंक बताई जा रही है। और आपको बता दें कि ट्राइबल में बॉयज कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक 1,80,259 और ST/ST नॉन ट्राइबल कैटेगरी गर्ल्स की क्लोजिंग रैंक 1,90,274 रखी गई है। और कॉलेज जयपुर सभी कैंडिडेट्स का प्रथम चॉइस रहा और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धौलपुर सबसे बाद पसंद बना और इसके साल में धौलपुर मेडिकल कॉलेज का प्रथम सत्र है। भरतपुर सेंट्रल जेल में कैदियों को इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की ट्रेनिंग पाने का सुनहरा मौका मिला है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर 2018 से सजा पाए गए कैदियों को इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर का कोर्स कराया जा रहा है। जेल में सजा काफ्ता 10वीं पास कैदी इलेक्ट्रीशियन का कोर्स के लिए आवेदन कर सकता है। राजकीय औद्योगिक परीक्षण संस्थान की तरफ से कैदियों को ट्रेनिंग कराई जा रही है। प्लम्बर का कोर्स कराने के लिए आवेदक कैदी को 8वीं पास होना शर्त है और आवेदन करने के बाद कैदियों की परीक्षा होती है और परीक्षा में सफल कैदियों का मेरिट लिस्ट बनाता है और मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन किया जाता है। सेवर जेल के राजकीय औद्योगिक परीक्षण केंद्र के अध्यक्ष ने बताया है कि इलेक्ट्रीशियन के कोर्स की अवधि 2 साल रखी गई है और अदालत में 2 साल से ज्यादा सजा पाया 10वीं पास कैदी इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करा सकता है। और सेंट्रल जेल का औद्योगिक परीक्षण केंद्र में इलेक्ट्रीशियन कोर्स के लिए 24 सीट आवंटित की गई है और 20 सीट पर प्लम्बर के लिए कैदियों का चयन होता है। आईटीआई अध्यक्ष तुषार अग्रवाल ने बताया कि भरतपुर ने सेवर स्थित सेंट्रल जेल में अब तक 72 कैदियों को राजकीय औद्योगिक परीक्षण संस्थान की तरफ से ट्रेनिंग दी गई है और इससे साल 10-30 कैदियों का एडमिशन लिया गया है और कैदियों के प्रशिक्षण जेल के भीतर ही मिलता है और जेल में वर्कशॉप और कंप्यूटर लैब बनाया गया है और ट्रेनिंग पाने में इच्छुक कैदी आवेदन करते हैं। राजकीय औद्योगिक परीक्षण विभाग की तरफ से परीक्षा का आयोजन किया जाता है और मेरिट के आधार पर चयन किया जाता है। राजस्थान के मानगढ़ धाम में आयोजित मानगढ़ गौरव गाथा कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। सीएम गहलोत ने सबसे पहले सीएम का स्वागत किया और बता दें कि कहा कि पीएम जब भी दूसरे देशों में जाते हैं तो उन्होंने सम्मान मिलता है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि विदेशों में पीएम को यहाँ सम्मान मिलता है इसलिए क्योंकि वो जिस देश के प्रधानमंत्री है वो महात्मा गांधी का देश है। वो देश जहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत और गहरी हैं। 70 साल के बाद भी लोकतंत्र जिंदा है। दूसरे देशों में लोग सोचकर गर्व करते हैं कि ऐसे देश के प्रधानमंत्री हमारे मुल्क में आ रहे हैं। वहीं आदिवासियों के लिए सीएम गहलोत ने कहा कि मेवाड़ की धरती का अपना इतिहास रहा और मानगढ़ धाम में जो इतिहास रचा है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। आदिवासियों की स्वतंत्रता के लिए बहुत संघर्ष किया गया। आदिवासियों ने आगे बढ़कर अंग्रेजों से लोहा लिया और हजारों लोग शहीद भी हुए। इसमें बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आदिवासियों का इतिहास महान है और जितनी खोज की जाए उतनी नई कहानियां इसमें देखने को मिलेंगी। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। हो सकता है कि जासूस ड्रोन हमारे इलाके की जानकारी जुटाते हो, लेकिन अब ऐसे अवैध ड्रोन का ब्रह्मास्त्र आ गया है। राजमंद के काचबली निवासी आईआईटी छात्र राजेंद्र सिंह ने एंटी ड्रोन बना दिया है। एंटी ड्रोन की खासियत यह है कि बॉर्डर पर नजर आने वाले अवैध ड्रोन को अपनी जाल में फंसा लेगा। और बता दें कि आईआईटी के छात्र राजेंद्र सिंह को गुजरात की रक्षा प्रदर्शनी में एंटी ड्रोन प्रदर्शन के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मानित कर चुके हैं। राजेंद्र सिंह की स्कूली पढ़ाई उदयपुर में की गई है और स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कोटा में कोचिंग ली और कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग के लिए राजेंद्र सिंह का दाखिला केरल के पलक्कड़ आईआईटी कॉलेज में हुआ था। राजेंद्र लंबे समय से ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। उन्होंने खास बातचीत में बताया कि देश में आ रहे समस्याओं के निराकरण के लिए अलग अलग प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं और एंटी ड्रोन विषय की प्रतियोगिता में उनका नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है। शॉर्टलिस्ट होने के लिए भी कई स्तरों पर पार करना पड़ता है। उन्होंने आगे बताया कि शॉर्टलिस्ट इसलिए हो गया क्योंकि मेरा वर्क था और ड्रोन की मदद से अवैध ड्रोन को खत्म करना। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर चीज का भाव बढ़ गया है। दूध 5 रुपए से, सेब
30 रुपए से। पेट्रोल का भाव तो बीपी बढ़ा देता है। इस टॉमी का भी भाव बहुत बढ़ गया है। चिल माचा, शुक्र है रैपिडो ऑटो के भाव तो नहीं बढ़े। ऑटोज में सबसे किफायती और आपके घर तक भी। बेस्ट प्राइस अश्योर्ड। फॉरगेट मीटर, एंजॉय एवरी किलोमीटर। दीदी अब ऐसे